नमस्कार। गुप्तकालीन कला, साहित्य और वास्तुकला की हमारी आखिरी क्लास है और इसमें हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में पूरा पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। तो सिलेबस में इसका कितने अंक का वेटेज है उसी हिसाब से हम इसे शॉर्ट में कवर करेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे भी ना, और अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो देखिए, गुप्तकालीन जो इरा थी उसे कहते हैं कि भारत की ये स्वर्णिम काल था। इसका कारण कई है क्योंकि हमने पढ़ा है अभी तक कला और वास्तुकला का। गुप्तकालीन साहित्य में भी यही बात है कि इस टाइम स्वर्णिम काल था। जो हम कृष्ण के साथ में गोपियों को देखते हैं वो इसी काल में हमें दिखाई देते। इससे पहले के साहित्य और कला और वास्तुकला में कहीं पर भी कृष्ण को गोपियों के साथ में नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा पुराणों का जो भी हमें रूप प्राप्त होता है वे इसी काल का है, और जो रामायण महाभारत का जो हमें अभी रूप मिलता है वो भी इसी काल में पूरा हुआ है। सरदर्शन का पूर्ण विकास भी इसी काल में हुआ है। इसके अलावा नारायण, कात्यायन, पाराशर, बृहस्पति स्मृति की रचना भी इसी काल में हुई है। नारद और बृहस्पति स्मृति ये दोनों तो हैं विधि विषयक। विधि विषयक मतलब जो कानून जैसी बुक्स हैं, और कात्यायन और पाराशर यह है आर्थिक विषयों पर लिखी हुई रचनाएं। अब बात करते हैं इस काल के सबसे फेमस रचनाकार की, जो कि संस्कृत के एक महान विद्वान हुए हैं और उनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने वेदर्भी शैली का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, जो कि सबसे बेस्ट शैली कहा जाता है साहित्य में। और इनकी 4 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। 2 खंड काव्य हैं और 2 महाकाव्य हैं। जो खंड काव्य हैं वो है ऋतुसंहार और मेघदूत, और महाकाव्य है कुमार संभव और रघुवंश। इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, और ये भी कन्फर्म है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऋतुसंहार ये कालिदास की प्रहरतम रचना है और जो 6 सर्गों में बनी है। और मेघदूत इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें यक्ष की विरह गाथा है। यक्ष की विरह गाथा मान लीजिए या इसकी खुद की विरह गाथा है, क्योंकि ये उस समय दरबार में थे और अपनी प्रेयसी से दूर थे, तो उस घटना को इन्होंने इस रचना में विवरण किया है। और इसकी रचना जो हुई है वो है वाकाटक नरेश परवरसेन द्वितीय के दरबार में। कुमार संभव जो कि महाकाव्य है, ये 17 सर्गों का है। इसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा है। और लास्ट महाकाव्य है रघुवंश, जो कि 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक की 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चरित्र है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो कुछ रटना भी नहीं है, अभी आपको याद हो जाएंगे। 4 तो आपको ये उनकी रचनाएं पता होनी चाहिए, जिसमें 2 तो है खंड काव्य और 2 है महाकाव्य। तो ये है लगभग 6 सर्गों का, और ये भी लगभग इसी के लगभग समान ही है। और जो महाकाव्य है वो टोटल एक 17 का है और एक 19 का। और ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि मेघदूत की रचना किसके शासनकाल में हुई, और जिसमें इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है शिव पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा किस में है, कुमार संभव में है, रघुवंश में, मेघदूत। तो इसका जवाब भी ये। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ये भी ध्यान रखिएगा, यक्ष की विरह गाथा मेघदूत में है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। पहले के हमने पढ़ लिए उनके काव्य रचनाएं, अब पढ़ते हैं नाटकों की रचना। तो विक्रमोवंशीय, इसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा है, जो कि 5 अंकों में है। इस नाटक का दर्शांकन जोशी प्रतिष्ठानपुर में किया गया। मालविकाग्नि मित्र, यह भी 5 अंकों की है, लेकिन ये 5 अंकों की पहली नाट्य रचना है। देखिए ये भी 5 अंकों की है,
और यह भी 5 अंकों की। लेकिन मालविकाग्नि पहली रचना है जो कि 5 अंकों की थी, और इसमें सुंग राजा अग्निमित्र और मालविका का प्रणय कथा है। देखिए, अब हर नाटक में एक एक प्रणय कथा है। इसके सामने पुरूरवा और उर्वशी का प्रणय लिखकर याद कर सकते हैं। मालविका अग्निमित्र, इसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे फेमस नाटक है कालिदास का। इसमें इसकी सर्वोच्च रचना है। ये 7 अंकों की है। ये दोनों 5 अंकों की, ये 7 अंकों की। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कर्णवृषि की पुत्री शकुंतला का संयोग और वियोग दोनों का विवरण है। ये कालिदास का तीसरा और अंतिम नाटक है। जर्मन कवि गेटे कहते हैं कि इस जैसी रचना भारत के लिए सबसे अतुल्य है। इसके अलावा देखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि एक इनकी रचना है कुंतेश्वर दौत्यम, क्योंकि उनकी एक श्लोक का यूज़ किया है सेमेंद्र ने अपनी ग्रंथ वृत्त कथा मंजरी में, लेकिन यह रचना अभी तक मिली नहीं है। लेकिन सेमेंद्र की इस ग्रंथ में इस रचना का जिक्र है, क्योंकि उस रचना से इसमें एक श्लोक लिया गया है। तो आपको ये भी याद रख लेना है। और ये 3 नाटक में आपको याद रखना है सिर्फ तीनों में किन किन की शादियाँ हुई है। विक्रमोवंशी में पुरूरवा उर्वशी की, मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका की, और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। नाटकों के साथ में ही हम गुप्तकालीन नाटकों की विशेषता देखते हैं। और अगर गुप्तकालीन नाटकों की विशेषता देखते हैं तो सबसे उत्कृष्ट नाटक हैं कालिदास के ही, तो उसी के अनुसार हम विशेषता भी देखते हैं। एक तो ये प्रेम प्रदान हुआ करते थे, मतलब कि लव स्टोरीज। और वैसे देखा ही हमने, तीनों के तीनों नाटक में ही प्रणय की ही कथाएं हैं, और ये सुखांत होते थे, मतलब हैप्पी एंडिंग। तो 2 तो आपको याद रह गई होगी। अब चलते हैं इसकी और अन्य प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखिए, उच्च स्तर के जो पात्र होते हैं नाटक में वो संस्कृत बोलते हैं, और जो निम्न स्तर के पात्र होते हैं और स्त्रियां वो प्राकृत बोलती है। इसे आप वर्ण मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक सामाजिक स्तर, मतलब जो शासन में बैठे हैं, ऊंचे लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो सभी संस्कृत बोल रहे हैं। लेकिन जो नीची जातियां हैं, नीचा वर्ण हैं और स्त्रियां, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती है। शूद्रक विद्वान का नाटक है मृग मच्छी कट्टिकम, मतलब मिट्टी की गाड़ी। उसमें स्त्रियां और शूद्र प्राकृत बोलते हैं, जैसा कि अभी इसमें बताया है। और इसमें है एक ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना का प्रणय की कथा है। और इसमें तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया। तो इस समय का एक और नाटक हमने पढ़ा है जिसमें एक प्रणय की कथा है, ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और गणिका वसंत सेना। भास ने 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें स्वपन वास दत्ता 6 अंकों का एक नाटक है। ये प्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है। तो गुप्तकालीन प्रथम संपूर्ण नाटक कौन सा है? भास का स्वपन वास वदता। ठीक है, इन्होंने टोटल 13 नाटक लिखे हैं। इस समय के काव्य रचयिता और उनकी फेमस रचनाएं। तो इस समय के जो फेमस 3 काव्य रचनाकार थे उन्हें शीर्ष त्रय कहा जाता है, माघ, भारवी और श्रीहर्ष। और इन्होंने 3 रचनाएं लिखी है जिन्हें वृत्तत्रयी कहा जाता है। माघ की शिशुपालवध, भारवी की किरातार्जुनीयम, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। ठीक है, ये संस्कृत काव्य के शीर्ष त्रयी और वृत्तत्रयी है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम ये लेसन भी ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार के हम लेखक देख लेते हैं उस समय के और उनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। विशाखा दत्तम, इनकी 2 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। देवी चंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षम। मुद्रा राक्षम की सबसे ख़ास बात है कि इसमें कोई हीरोइन नहीं है, बिना हीरोइन की नाट्य रचना, क्योंकि ये इसी चीज़ से ये सबको अलग करता है, क्योंकि सब लव स्टोरीज़ पे बने हैं नाटक, लेकिन ये एक अलग है, मुद्रा राक्षसम।
दंडीन का काव्य दर्शन और 10 कुमार चरितम, भामा का काव्य अलंकारम, भारवी का किरातार्जुनियम जो कि 18 सर्ग में है, काफ़ी बड़ा है। वस भट्टी या भट्टी कवि, राघव वध इन्होंने रचना की है। और अमर सिंह का थोड़ा याद रखिएगा, अमरकोश जिसे लिंगानुशासन भी कहते हैं, इसे संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। और इनके टीकाकार कौन हुए हैं? क्षीर स्वामी भट्ट। टीकाकार का मतलब होता है एक रचना के ऊपर एक दूसरी रचना के द्वारा उसे समझाना। सिद्धसेन, इनका न्यायोतार, भास का अभी जो हमने पढ़ा है स्वपनवास वधता, इसके अलावा चारुदत्तम, प्रतिज्ञा योग धारणम नारायण। और एक ये याद रखिए विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र, चंद्रगौमिन की चंद्र व्याकरण, बुद्ध घोष की विशुद्धिगम, शूद्रक की मृच्छमट्टिकम जिसका हमने पहले जिक्र किया था, कामंदक, नीतिशाल, शमेंदर, दशरथार और वृत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर। अभी तक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मिलान के, उनमें देखिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है। एक तो ये सोमदेव की कथा सरित सागरम, शमेंदर की वृत कथा मंजरी, मृच्छकट्टिकम शूद्रक की, कामसूत्र वात्स्यायन की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। और इनमें आपको मुद्रा राक्षस याद रखना है, किरातार्जुनियम याद रखना है, और ये एक अमरकोश और एक स्वपनवास वधता। तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और गुप्तकालीन कला, साहित्य और वास्तुकला की हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इसमें राजवंश नहीं पढ़ने हैं और राजाओं के महान कार्यों को नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर बात की जाए कि उनमें से कुछ पूछा जा सकता है तो उसके कुछ एक फैक्ट है मैं जो अभी आपको बता देता हूँ। एक तो आप याद रखिएगा श्रीगुप्त हुए हैं, तो इनके बारे में चीनी यात्री था इत्सिंग, उन्होंने कहा था कि इन्होंने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये वास्तुकला से थोड़ा संबंधित हो जाता है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो श्रीगुप्त का पाटलिपुत्र में मंदिर। दूसरा, सिक्कों को भी हम थोड़ा कला के आसपास मान सकते हैं पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, उन्होंने विवाह सिक्के चलाए थे जिस पे राजा रानी की फ़ोटो हुआ करती थी। तो अपनी रानी जो लिच्छवी रानी थी कुमारी देवी, उसका खुद के साथ में उन पर अंकन था। इसके बाद में समुद्रगुप्त ने 6 तरह के सिक्के चलाए थे, गरुड़, अश्वमेघ, यज्ञ, वीणावादन, पशु, धनुर्धर और व्याघ्रहंता। और काच नाम के भी सिक्के मिले हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड, उनकी उस समय एक चीनी यात्री आए थे फायान, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी फोक वॉक की, और इसे में उस समय की जो वास्तुकला है उसका जिक्र मिलता है। और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न थे। और कुमारगुप्त हुए हैं, उनका ही सिक्कों से ही है कि उनके सिक्के काफ़ी मिले हैं हमारे राजस्थान की जो खुदाई हुई थी गुप्तकालीन, उसमें भी। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है गुप्तकालीन से, क्योंकि मुश्किल से एक भी सवाल, अभी सिलेबस काफ़ी वाइड हो चुका है, तो मुश्किल से एक ही सवाल बन सकता है। तो जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। धन्यवाद।